नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शिवम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जो मेरी सर्जिकल सीरीज में कंटिन्यू हुई थी, वो थी रोबोटिक आर्थोप्लास्टी। आज मैंने एक नया टॉपिक चुना है, जो कि पहले लगता था कि बहुत ही कम होता है, अब इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये होता तो गठिया ही है, पर एक अलग तरह का गठिया होता है। जो गठिया हमने आज तक डिस्कस करे हैं, उनसे भी अलग गठिया का है। हमने कितने सारे गठिया डिस्कस कर लिए। हमने घुटने वगैरह का जो घिस जाते हैं वो गठिया, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उस पर खूब चर्चा करी है। हमने गठिया बाय, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोमेटो आर्थराइटिस, इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज तीसरे तरह का गठिया हम डिस्कस करेंगे, जिसको नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या होता है, कैसे इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, इसको इलाज क्या किया कैसे किया जा सकता है, इसका सर्जिकल इलाज भी होता है या केवल दवाइयों से काम हो जाता है, इस सब पे अपन चर्चा आज करेंगे। तो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। तो जैसे हमने गठिया बाई के लिए सुना था कि ऑटो इम्यून होता है, बॉडी के द्वारा खुद ही ऑटो इम्यून चेंजेस जो आते हैं, जो ऑटो इम्यून अटैक होता है बॉडी में किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, वही कारण होता है इस तरह की गठिया का भी। तो यही एक कारण है एकलौता जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करता है। अच्छा, बोलेंगे डॉक्टर साहब के लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण की बात अपन कर लेते हैं। लक्षण में क्या होगा आपको, पहले अच्छा ये मुझे पूछे कि ये आदमी में होगा या औरतों में ज़्यादा होगा। वैसे तो मेल्स में किताबें लिखती हैं मेल्स में ज़्यादा होता है, पर जो हमने केसेस देखे हैं उसमें फीमेल्स भी बहुत आती हैं। प्रैक्टिकली बताऊँ तो फीमेल्स में भी देखने को बहुत अच्छे से मिल जाता है। मैं तो मेल्स में भी है, फीमेल में भी है, औरतों में भी, आदमी में, सभी में मिल रहा है। यंग एजेस में मिल रहा है, ओल्ड एज में भी मिल सकता है, यंग में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लक्षण क्या है, लक्षण में कमर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, है ना। उसके अलावा कूल्हे में की साइड दर्द हो सकता है, ठीक है। तो आपका बैक पेन रहेगा, हिप पेन भी रहेगा, बटक पेन भी, बटक में भी दर्द हो सकता है आपके। एसआई जॉइंट जो होता है, यानी कि पीछे कमर की साइड ही, उसमें भी दर्द काफ़ी देखने को मिलेगा। सुबह सुबह ऐठन रहेगा आपके जॉइंट्स में, खासकर कमर वगैरह में ऐठन आने लगेगी। आधे घंटे 1 घंटे तक भी ऐठन रहनी पड़ेगी, जिसको हम हमारी भाषा में मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो सकती है। ये वो चीज़ें मैं लक्षण बताता हूँ आपके, आप ये देख के पहचान नहीं सकते हो कि इस कारण ये हो सकता है। उसी तरह के मैं लक्षण आपको मेन इंपॉर्टेंट लक्षण बताता हूँ। और ये तो 50 चीज़ और भी सकती है, पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये चीज़ मेरे को हो रही है। आप स्वयं घर बैठे भी पहचान सकते हो कि ये चीज़ हो रही है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेरे को है, तो ये चीज़ भी आप पहचान सकते हो। बता दिया मैंने आपको मॉर्निंग स्टिफनेस, ये बता दिया मैंने आपको मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है। बाकी आपका जो छाती है, छाती में, छाती का मूवमेंट, यानी कि छाती में जब सांस लेते हैं तो आप अपनी छाती फुला नहीं पाओगे, चेस्ट एक्सपेंशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वो इस तरह की गठिया है जो जॉइंट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसी कारण आपका चेस्ट एक्सपेंशन कम हो रहा है। इवन आप जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको पीछे से बेंड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जो बेंड करने का ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्शन होता है, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्शन आगे की तरफ ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे एक्सटेंशन भी लिमिटेड रहेगा, फ्लेक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, और छाती फुलाना जो आप ऐसे पूरा फुलाते हो ना, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो छाती फुलाना और रीढ़ की हड्डी का जो मूवमेंट है, वो दोनों चीज़ें कम हो जाएगी। यही इस गठिया की खासियत है कि ये दोनों चीज़ें कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी होने को तो टखने वगैरह में भी दिक्कतें आ सकती है, टखना भी सूज सकता है, एंटीसाइटिस भी होता है, जहाँ पे आपका लिगामेंट अटैच होते हैं, एक्लिस टेंडन अटैच होते हैं, वहाँ पे भी सूजन आ सकती है। एक्लिस टेंडन टेंडिनाइटिस वगैरह क्या होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है पहले हैग्लिंग डिफॉर्मिटी वाले टॉपिक में, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। एक्लिस टेंडिनाइटिस के बारे में उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, एक वीडियो उस पर बना दूंगा मैं आपके। तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इस तरह की सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा जो है आपके और भी जगह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये गठिया है तो पूरी बॉडी का गठिया उसको होता है। तो आंखों में दिक्कत आना, आंखों का लालपन आना, यूवाइटिस बोलते हैं इसको। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि यूवाइटिस वगैरह भी आपको हो जाए। यूवाइटिस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है, दिल वगैरह में रिगर्गिटेशन, आउटिक रिगर्गिटेशन वगैरह होता है, आपके काम करनी है, ठीक है। ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। अगर एक्स्ट्रा जांच हम कराएं, आप आओगे अस्पताल में तो आप मेरे को बताओगे तो मैं एक्स्ट्रा जांच कराऊँ, तो ये भी देखने को आपको मिल सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल सकती है। तो बेसिक बेसिक जो लक्षण थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है लक्षण के तौर पे। अब आते हैं इस पे कि इलाज क्या होगा इसका, घर पे आप क्या करोगे और हॉस्पिटल आके आप मेरे पास आते हो, तो मैं क्या एडवाइस करूँगा। घर पे आप ज़्यादा इसमें ये कर सकते हो, दर्द की दवा जो एनएसआईडीज़ वगैरह होती है वो मैंने आपको बता रखी है। तो दर्द की दवाई होती है, डाइक्लोफेनिक वगैरह, ये सब आप ले सकते हो।
नाम हटाना चाहूँगा, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, जो भी चाहे आप दर्द की दवा आप ले सकते हो, नॉर्मल से नॉर्मल या बड़ी से बड़ी, जो भी पेन किलर आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो पेन किलर आप घर पे ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, कसरत, फिजियोथेरेपी जो है। तो रीढ़ की हड्डी की आप कर सकते हो, छाती की आप कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। एक्चुअली क्या, इस तरह के पेशेंट में भी जो एक तरह से आपको डिस्क्राइब करूँ तो जो रीढ़ की हड्डी होती है स्टिफ हो जाती है, बैम्बू स्पाइन इसमें बोलते हैं अपन, इसमें बैम्बू यानी कि बैम्बू की जो लकड़ी होती है उसकी तरह टाइट हो जाती है एकदम। तो उसको हिलाना मूव कराने में फ्रैक्चर आपको हो सकता है। ये बात मैंने आपको गठिया बाय में भी बोली होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और ये बात मैं आपको दूसरा ऐसा गठिया है जिसमें आपको बोल रहा हूँ कि आपके फ्रैक्चर हो सकता है। वहाँ पे गले के फ्रैक्चर हो सकता था, गले में जो सर्वाइकल रिब, जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा होती है, इसके बीच में फ्रैक्चर हो सकता था। यहाँ पर भी फ्रैक्चर हो सकता है सॉरी, आपके रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर भी फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाम्बू की तरह हार्ड स्पाइन हो जाती है, तो आप ज़्यादा हीलिंग करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए फिजियोथेरेपी भी जो आपको कसरत भी करनी है वो भी आपको अंडरटेकिंग में करनी है, या काफ़ी ध्यान से करनी है, क्योंकि आपको फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि आप प्रोन हो फ्रैक्चर के, मान के चलिए, क्योंकि स्पाइन आपकी बहुत रिजिड हो गई है, छाती भी आपकी बहुत टाइट, बहुत रिजिड हो जाती है, ठीक है। तो आप छाती फुलाने की कसरत कर सकते हो। दूसरा, स्पाइन में एक्सटेंशन की कसरत आप कर सकते हो, धीरे धीरे उसको पीछे ले जाने की कसरत आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, घर पे कसरत कर सकते हो, दर्द की दवा आप ले सकते हो। उसके बाद आप जब हॉस्पिटल में आओगे दिखाने के लिए, हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में क्या आपको दिखेगा, दिखने को काफ़ी कुछ है। मेन जो होता है यहाँ पे स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी होती है, यानी जो आपका ऐसा ही जॉइंट होता है, जो कूला के बीच के जो जॉइंट बनते हैं, कूले का जॉइंट की बात नहीं कर रहा है, कूले के बीच और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच जो जॉइंट बनते हैं उसको ऐसे जॉइंट हम कहते हैं। तो वो ऐसे ही जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो चीज़ आपको देखने को एक्सरे में मिल सकती है। दूसरा, अगर बाम्बू तरह की स्पाइन हो गई है तो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगी, लिगामेंट भी कैल्सीफाई हो चुके होते हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। एक्सरे के बाद मैं क्या कराना चाहूँगा, अगर मुझे मान लीजिए एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं है, एक्सरे के चेंजेस बाद में आते हैं, टाइम लेते हैं, तो मान लीजिए एक्सरे में मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे आपको जो लक्षण थे उसमें भी मान लीजिए ठेठ लक्षण नहीं दिखे मुझे आपके, क्योंकि अर्ली स्टेज में ऐसा नहीं है कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आएगी, आप छाती फुला नहीं पाएंगे, ये चीज़ें अर्ली चीज़ें में हो सकता है देखने को ना मिले। तो हम क्या किसको जाएंगे, तो हम खून की जाँचों में जाते हैं। खून की जाँचों में हम क्या कराते हैं, ESR CRP मार्कर होते हैं, HLA-B27 इसका स्पेसिफिक मार्कर है जो कि पॉजिटिव पाया जा सकता है। लेकिन अगली बात सुनिएगा कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये एश्योरिटी नहीं देता कि आपको एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, और अगर ये नेगेटिव आता है तो भी एश्योरिटी नहीं देता आपको एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। पॉजिटिव आ रहा है तो हम मान सकते हैं एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है आपको। इसके लिए फिर हम जाते हैं अगली जाँच हमारी MRI पे, MRI हम कराते हैं, सेम ऐसा स्पॉन्डिलाइटिस जैसे फीचर हमें दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन से जॉइंट दिख रहा है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का गठिया आपको है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कंफर्म कर लिया, वो आपकी अटक है, आपकी अटक थी, आपने कंफर्म कर लिया, हम हॉस्पिटल में आपको दिखा दिया, वो आपकी अटक थी, आपने कंफर्म कर लिया, आपने लिख दिया। अभी आप क्या इलाज दोगे, घर दर्द की दवाई तो मैं घर पे भी लेकर आया हूँ, उससे आराम था, आपने कहा कि उसके बाद उससे आराम उतना ही आप कर सकते हो घर पे, तो आप बोला आप क्या एक्स्ट्रा करने वाले हो, मुझसे आप बोलोगे आप क्या एक्स्ट्रा करने वाले हो, हमने घर पे दवा की दवाई तो ले ली थी, हम एक्स्ट्रा ये करेंगे। एक तरह की दवाई होती है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने बताया था आपको, है ना, DMARDs होते हैं, तो स्पेसिफिक दवाएं हम स्टार्ट कर देंगे। खासकर इसमें मेथोट्रेक्सेट और सल्फासेलेजिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पहले भी आपको गठिया दवाई मैंने बताया था, नाम दिए थे, आज भी नाम ही लूँगा केवल, क्या डोज वगैरह वो आपकी अटक नहीं, वो हमारी अटक होती है। तो इस तरह का जो ड्रग्स है आपको दिया जाएगा, इससे आपको काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिलेगा, दर्द में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब आपने दे दी दवाई तो मतलब बीमारी ख़त्म, बीमारी गई, अब बीमारी वापस नहीं आएगी? नहीं, ये उस तरह की बीमारी नहीं है। मैंने जैसे कि बताया, गठिया में भी बोला था, और भी बीमारियों में भी आपको बोलता हूँ कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बॉडी द्वारा खुद की सेल्स अटैक की जा रही है। इसको बीमारी में हमें दवाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, डोज ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़िंदगी भर कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आराम ताकि रहे हमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लक्षण कम कर देंगी, आपको काफ़ी आराम देगी, लेकिन आपकी बीमारी ख़त्म इससे नहीं होगी। ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, बता दिया मैंने, मेथोट्रेक्सेट वगैरह सल्फासेलेजिन दी जा सकती है। इसके अलावा आजकल महंगे मॉलिक्यूल्स भी आ गए, टोफासिनेट सेटिनिब जैसे मॉलिक्यूल, जो गठिया वाले में मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर भी वो दिए जा सकते हैं, इससे आपको आराम काफ़ी देखने को मिलेगा। अब आते हैं इस चीज़ पर कि मान लीजिए आपको ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपका गठिया हो गया, दिक्कतें क्या क्या हो सकती है इससे।
पहले मैंने आपको बताया आपको छाती फुलाने में दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आपको आ सकती है। इसके अलावा मेन दिक्कत है आपके फ्रैक्चर हो सकते हैं कभी भी। तो अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो फ्रैक्चर से इलाज आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, फ्रैक्चर हो जाएगा डॉक्टर साहब, ठीक है, तो फ्रैक्चर से इलाज ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, जो फ्रैक्चर है आपकी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो गए, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो रहे हैं तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड वैसी नस पे भी दबाव डाल सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की नस पे ये दबाव डाल रहे हैं, फिर से सुनिएगा, ये जो फ्रैक्चर हो रहे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो रहे हैं, इसीलिए थोड़े घातक चीज़ है ना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर हो गए, उसके अलावा जो आपकी स्पाइन है ना, जो आप पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहे हो ना चलने के लिए, उसमें आपकी स्पाइन जो है जो आप खड़े होते हो बैठते हो उसमें आपकी स्पाइन बैंड होती है, एक लॉर्डोसिस मेंटेन होता है। वो सब तो चला जाएगा, वो तो भूल लो, आपकी एकदम फ्लैट सीधी स्पाइन हो जाएगी, कर्व चले जाएंगे आपके स्पाइन के। तो आप सोचो आपका जो शॉकर मैकेनिज्म है रीढ़ की हड्डी का, आप सोते हो उठते हो बैठते हो, वो चला गया है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, आपको बैठने करने में वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उठने करने में, बैठने में, कोई भी काम करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। रीढ़ की हड्डी आपकी, एक मैं बताऊँगा काइफोसिस के बारे में, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, वो भी एक वीडियो में लेंगे अपन। उस तरह की वो चीज़ में भी आपकी कुबड़ निकल रही है, या तो आपकी स्पिन सीधी हो जा रही है, आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आपको आएगी। इलाज क्या रहेगा इस केस में, क्या होता है ना कि आपका सभी जॉइंट ऑलमोस्ट घिसने लगेंगे, इस केस में भी घिसने लगेंगे। इसमें क्या होगा ना कि जो आप मान लीजिए इसमें इस तरह का एक केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप आए, इसमें सर्जरी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सर्जरी में क्या करना चाहिए। एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस का केस आता है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो हमें ऑस्टियोटॉमीज करनी पड़ती है, एंगल करेक्शन करने पड़ते हैं स्पाइन के। लेकिन मान लीजिए एक केस जो कि यूजुअली पेशेंट आते हैं कि कूला घिसा हुआ है, जिसमें हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दुविधा आ जाती है कि एक एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के पास आपको हिप रिप्लेसमेंट करना है, तो ये कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ एक थोड़ा आगे कुआं पीछे खाए वाली बात रहती है कि इनको ऑस्टियोटॉमी की ज़रूरत भी है रीढ़ की हड्डी का एंगल करेक्ट करने के लिए, कर्वेचर करेक्ट करने के लिए, और दूसरा हिप को रिप्लेस करने की भी इनको ज़रूरत है क्योंकि इनका गठिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये दोनों की दिक्कत आ रही है उनको। तो फिर इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में मैंने आपको बताया हिप रिप्लेसमेंट दोनों कूल्हों का करना एक साथ इम्पॉसिबल होता है, तो एक एक कूल्हे का किया जाता है। तो पहले एक कूल्हा करेंगे, फिर दूसरा कूल्हा करेंगे, तो एक कूल्हे का रिप्लेसमेंट किया जाता है, स्पाइन को ऐसा छोड़ा जाता है ना, क्योंकि एक टाइम में एक सर्जरी जा पाते हैं। सब मैं बताऊंगा आपको आगे इसी वीडियो में कि हिप रिप्लेसमेंट कब होता है, स्पाइन रिप्लेसमेंट। अभी इस बात का एंड करते हैं, इस पर अपन कोई दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इस तरह की चीज़ इसमें की जा सकती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा वो एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। बहुत सारे केसेस आ रखे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, आज भी ओपीडीज़ में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सोचा चर्चा करते हैं उस एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस पे। पहले मुझे भी लगता था काफ़ी कम होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो मन किया कि चर्चा कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुने देखें क्या आपको समझ में आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम है क्या एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, फिर आपको कितना आराम आ रहा है, या आपने कहीं दिखाया और आपको आराम नहीं आ रहा, तो देख के बताइए। धन्यवाद।